बंसल भी जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे बातचीत। और कई ऐसे इवेंट हैं जिसको रोज ना रोज देखते हुए, बल्कि कभी कभार देखेंगे तो शायद आपको एक मैक्रो पिक्चर डेवलप होती हुई दिखेगी। उस पर हम ज़्यादा चर्चा कुछ से आज करने वाले हैं। कुछ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मार्केट अभी एक रेंज के अंदर है जिसको हम 17,800 या 18,200 की रेंज मानते हैं निफ्टी की। लेकिन इस बार अर्निंग कंक्लूड हुई है। हमने 2 एपिसोड किए, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों एपिसोड में कुंज ये निकल के आया, जो एक्सपर्ट्स थे मोटा मोटी वो ये कह रहे थे कि हम आउट ऑफ 10 6 मार्क्स दे सकते हैं, 6 या 7 मार्क्स दे देंगे ऑन एन एवरेज। सभी एनालिस्ट का व्यू था। एक तो आप इस अर्निंग्स को कितने मार्क्स दोगे जो कंक्लूड हुई है, और दूसरा आगे का कोई फोरकास्टिंग कर सकते हैं क्या सर, कि अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर इसके लिए अच्छे रहेंगे और इसके लिए अच्छे नहीं रहेंगे? हाँ, तो जी हाँ, जितनी मेरी लिमिटेड कैपेबिलिटी है मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपने पूछा कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स के मार्क्स मैं दे पाता हूँ कि नहीं, मैं बताता हूँ। पर उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना असेसमेंट जो इस क्वार्टर की अर्निंग का है वो बताऊं कि अर्निंग ऑब्वियसली सबड्यूड रही है। अब सबड्यूड रही है उसको देखने के दो तरीके हैं कि क्या वो एक्सपेक्टेड था और या वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सबड्यूड रही। मुझे लगता है टॉप लाइन में ग्रोथ कम होना या नहीं होना एक्सपेक्टेड था, बट कहीं ना कहीं बॉटम लाइन में थोड़ा सा बेटर इंप्रूवमेंट होने के एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस पिछले करीब करीब 6-7 महीने से नीचे आ रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट हमको मार्जिन्स में सितंबर क्वार्टर में नहीं देखने को मिला था, बट उम्मीद थी कि दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो जितनी उम्मीद थी उससे कम इंप्रूवमेंट मार्जिन्स में देखने को मिले हैं। बहुत ही कम सेक्टर्स में, या बल्कि सेक्टर्स में तो हम बोल भी नहीं सकते, बहुत गिनी चुनी कंपनीज में देखने को मिले हैं। तो ये एक मोटा मोटा असेसमेंट है दिसंबर क्वार्टर अर्निंग्स का, कि जैसा मैंने कहा टॉप लाइन में कम ग्रोथ या डी ग्रोथ इन लाइन रही है, बॉटम लाइन की कम ग्रोथ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से और भी कम हुई है। मार्च क्वार्टर में अब अगेन सॉरी जी जी कुछ गुड आफ्टरनून, नो प्रॉब्लम, आप मार्च का भी व्यू शेयर करें, फिर मैं अपना सवाल भी पूछूंगी आपसे। जी, तो मार्च क्वार्टर में मुझे लगता है कि अभी फिर से हम बहुत ही एक मतलब दीवार पे बैठे हैं, उसमें इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे पता नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स देखें और उसके बाद की कंपनीज की एनालिस्ट कॉल को या मैनेजमेंट कमेंट्स को पढ़ें और सुने या एनालाइज करें, तो कंजम्पशन का इशू इंडिया में अभी भी है, डिमांड का इशू अभी भी है, क्लियरली रूरल में भी, अर्बन में भी, और अक्रॉस द प्रोडक्ट्स भी। कंज्यूमर गुड्स को भी ले लें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को भी ले लें, और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी ले लें, तो डिमांड अभी इतनी इंप्रूव नहीं हुई है। तो उस हिसाब से टॉप लाइन की ग्रोथ में फिर से थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। बॉटम लाइन की ग्रोथ में यह है कि फाइनली हमको इंप्रूवमेंट मार्जिन में ज्यादा दिखना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में कुछ मार्जिन नहीं इंप्रूव हो पाया, क्योंकि हाई प्राइस इन्वेंट्री सितंबर क्वार्टर से कैरी ओवर थी, वो शायद अब नहीं रहेगी। हालांकि अब कमोडिटी प्राइसेस गिर भी नहीं रहे, एक रेंज में आ गए हैं। ऑयल पिछले कुछ महीनों से एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रेंज में घूम रहा है। एक तरह से वो अच्छा है कि ऊपर नहीं जा रहा है पर नीचे भी नहीं जा रहा है। ऐसे ही मेटल्स भी एक रेंज में घूम रहे हैं। तो ये है कि पर फिर भी मार्च में रिजल्ट्स में बॉटम लाइन में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून कुंजब। तो आप मार्च क्वार्टर को एटलीस्ट जनवरी क्वार्टर से बेहतर मानते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। लेकिन आज हम सुबह भी जब बात कर रहे थे तो राजेश कोठारी थे हमारे साथ, वो भी ये कह रहे थे अगर इस साल में हम बड़े ट्रिगर पॉइंट्स की बात करें तो एटलीस्ट ग्लोबल मैक्रो फ्रंट पे कोई बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं आएंगी, न्यूट्रल व्यू रह सकता है मैक्रो फ्रंट से। जो हेडविंड्स लास्ट ईयर बाजारों को मिली, एशियन मार्केट्स को, इंडियन मार्केट्स को, एंड फॉर दैट मैटर यूएस मार्केट्स को, वो शायद इस साल उस फ्रंट पे न्यूट्रल रहेगा। तो अगर अर्निंग्स यहाँ से थोड़ी भी इंप्रूव होती है तो क्या हम मान सकते हैं कि सेकेंड हाफ में बाजार को बेटर तेजी मिल सकती है? जी हाँ, काश ये बताना इतना आसान होता पर फिर भी हम लोग मार्केट में हैं तो सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं ना, एस्टिमेशन तो लगा सकते हैं, व्यूअर के लिए एक आगे की टाइमलाइंस तो थोड़ी बहुत बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग सब मार्केट में हैं तो हमको ये एनालिसिस करते रहना पड़ता है, और उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म करते रहना पड़ता है। नहीं तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे अगर कॉल नहीं लेंगे, व्यू नहीं लेंगे, व्यू गलत जाएगा, वो एक अलग बात है। तो आपके प्रश्न पे आते हुए, बिफोर इसके पहले कि मैं अब क्या होगा जो मुझे लगता है, उसके थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को आज से बराबर करीब करीब 1 साल पहले, पिछली फरवरी या मार्च में ले जाके हम देखें, तो एक बहुत बड़ी इवेंट जियो पॉलिटिकल इशू की उस टाइम में रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया में क्या हो जाएगा। एक बार के लिए कमोडिटी प्राइसेस इतने रेंज के बाहर चले गए थे,
ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, व्हीट जो वहां से एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है वो उसका भाव बढ़ गया था, और भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए थे, बाजार भी शॉर्ट टर्म में नीचे आ गए थे। पर उसके बाद अब साल भर से वॉर चल रही है, अब कोई बात भी नहीं करता है, अखबारों में भी वो अंदर के पेजेस में छोटा मोटा आ जाता है, न्यूज चैनल्स में भी, जनरल न्यूज चैनल्स में कहीं कहीं छोटी छोटी कवरेज आ जाती है, बिजनेस न्यूज चैनल्स में तो शायद हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अब आते हैं इस क्वार्टर पे, तो ये सारे सिनेरियोस बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा। पर जैसा मैं कह रहा था, एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि ऑयल प्राइस हालांकि नीचे नहीं जा रहा है, इंडिया के लिए नीचे जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, बट कम से कम ऊपर जाना बंद हो गया है। पिछले कई महीनों से एक बहुत लिमिटेड $80 प्लस माइनस $5 की रेंज में घूम रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कॉर्पोरेट्स को भी प्लानिंग करने के लिए। उसी हिसाब से इस बजट में भी गवर्नमेंट ने नंबर्स लिए हैं फिस्कल डेफिसिट वगैरह के। तो ये है कि बाजार पे लेकिन 18 महीने से बाजार फ्लैट है, लार्ज कैप इंडाइसेस फ्लैट है। तो अगेन ऊपर भी नहीं गया है, नीचे भी नहीं गया है। तो जब नीचे नहीं गया है तो ये बोलना कि ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बजाय मुझे क्या होगा कि जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, और मार्च क्वार्टर के नंबर्स हम ध्यान में रखें कि ईयर एंड है, तो इतना जल्दी नहीं आएंगे जितने बाकी 3 क्वार्टर्स के आ जाते हैं। कंपनीज को एक्स्ट्रा टाइम 60 दिन तक मिलते हैं, तो जनरली कई कंपनीज के नंबर्स लेट आते हैं। तो जैसे जैसे कंपनीज के नंबर आते रहेंगे, मुझे लगता है इंडिविजुअल सेक्टर्स में ज्यादा मूवमेंट होगा। इंडेक्स में मुझे नहीं लगता बहुत सडनली तेजी आएगी। इंडिविजुअल सेक्टर्स में मूवमेंट होगा, तो फिर ये इंडिविजुअल सेक्टर्स कौन से हैं? कुछ गुड आफ्टरनून, कुंज गुड आफ्टरनून, आप यही बताएं, क्योंकि यहाँ अगर देखें पिछले दिनों हमने देखा है कैपिटल गुड्स स्पेस में बजट से पहले अच्छा एक्शन था, इस वक्त भी अच्छा एक्शन है। इंफ्रा स्पेस काफी हद तक बात हुई, सरकार का भी बड़ा फोकस है, और सीमेंट जो कि चल नहीं पाया Q3 में, यूं कहें कि थोड़े थोड़े वहां पर नेगेटिव्स थे, वो पॉजिटिव्स में बदल सकते हैं, क्योंकि पहली दफा हम देख रहे हैं अप्रैल 2022 के बाद एक बड़ा प्राइस हाइक अभी 3-4 महीनों के गैप के बाद दिखा है। कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर आपकी नजर है? इन सेक्टर्स पर नजरिया क्या रखेंगे? जी हाँ, तो जब मैंने बोला कि सेक्टराइज मूवमेंट होगा तो मुझे इस प्रश्न के लिए रेडी रहना चाहिए था, बट नंदलेस तो अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो मैं सेक्टर्स का सिलेक्शन 2 थॉट प्रोसेस या 2 अप्रोच से करना चाहूंगा। एक अप्रोच रहेगी, हम उसको डीप वैल्यू शायद नहीं बोले, थोड़ा सा कॉन्ट्रा बोल सकते हैं, अप्रोच रहेगी। उसके पहले एक छोटी सी बात हम कर लें कि हमेशा से हम लोगों का ये एक डिस्कशन का पॉइंट रहता है, उसको अगर हम चाहें तो कंप्लेंट भी बोल सकते हैं कि नहीं, इंडियन मार्केट हमेशा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है, सस्ता नहीं मिलता है। तो ऐसे में डीप वैल्यू या कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के सेक्टर्स हैं, वो ही आपको वैल्यूएशन इंडिविजुअल सेक्टर बेसिस पे सस्ते मिलेंगे। बाजार जैसा हमने देखा है कि 18 महीने से नहीं गिरा है। तो इसमें 2 सेक्टर्स क्लियरली आएंगे जिनके शेयर प्राइसेस काफी पिछले 6 महीने के पीक से हम देखें तो 30 से 50% करीब करीब करेक्ट हो गए हैं। उसमें एक तो जैसा आपने कहा सीमेंट सेक्टर, और दूसरा मैं उसमें ऐड करूं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, किचन इक्विपमेंट्स, लाइट्स, टेलीविजन कंपनीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, ये सारे बिजनेसेस, क्योंकि इनके नंबर सितंबर में भी थोड़े वीक थे, दिसंबर में फेस्टिवल क्वार्टर में भी उनकी, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं हो पाई, तो काफी इनके शेयर प्राइसेस टूट गए हैं, और उस हिसाब से वैल्यूएशन काफी सस्ता हो गया है। तो मुझे लगता है जिन इन्वेस्टर्स को थोड़ी तसल्ली है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा या डीप वैल्यू की बाइंग करके थोड़ा टाइम बाजार को देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के पैसा इन 2 सेक्टर्स में वैल्यूएशन और फंडामेंटल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे जाएगा। तो वो एक पहला अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये है कि नहीं, कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि नहीं पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमको तो तसल्ली नहीं है, हमको तो रनिंग बाजार में, जिसको हम थोड़ा सा मोमेंटम चाहे तो बोल सकते हैं, तो मोमेंटम में वैल्यूएशन थोड़े से आपको मीडियम टू हाई मिलेंगे, पर फंडामेंटल्स को हम साथ में लें तो मुझे लगता है कैपिटल गुड सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये 2 सेक्टर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। ठीक है कुंजी, एक असेसमेंट आपसे चाहते हैं, मानसून को लेकर आप कितनी वेटेज देते हैं मार्केट में? क्योंकि इस बार ना 3 साल के अच्छे मानसून के बाद IMD जो मानसून का ही प्रेडिक्शन करता है, वो कह रहा है कि शायद थोड़ा कमज़ोर रहेगा। इसका वेटेज कितना देते हैं मार्केट में? अब अच्छा बुरा तो बाद में कैलकुलेशन होगा, पहले तो वेटेज की बात आती है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी रह गई है? तो कई बार क्या होता है कि बाजार में इंडेक्स लेवल्स पे इस फैक्टर का इतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता है।
और उसका कारण है कि बहुत सारे दूसरे बाजार को बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। अब उसमें एक फैक्टर्स मान लीजिए ग्लोबल बाइंग, जो हम कई महीनों से या साल भर प्लस से नहीं देख रहे हैं, अभी पिछले 3-4 दिन को छोड़ दें, तो मान लीजिए वो किसी भी टाइम बाजार में आ जाती है, शुरू हो जाती है, इंडियन मार्केट करेक्ट हो जाते हैं या ग्लोबल सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है, इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट सेंट्रल बैंक का जो है पीक आउट होके शायद करेक्शन के नहीं भी जाए, तो पैसा वापस से ग्लोबली असेट क्लासेस और ज्योग्राफी में कहीं से निकल के कहीं जाएगा, तो हो सकता है उसमें इंडिया को अलोकेशन मिले। तो ऐसे में बाजार में इवन इफ मॉनसून वीक रहता है तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। कुछ सेक्टर्स होंगे, जैसे आईटी सेक्टर है, वो तो इन एनी केस अफेक्टेड नहीं है, फार्मा सेक्टर है, कम अफेक्टेड है। पर फिर भी गिवन द फैक्ट, और उसके पहले बल्कि एक बात और मैं बोल दूं कि इंडिया की जीडीपी कंपोजिशन को हम देखें तो आज की तारीख में सर्विस सेक्टर से मेरे ख्याल से करीब करीब 45-50% का कंट्रीब्यूशन आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 25-30% का, और एग्रीकल्चर से 20% का आता है। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्म्स पे ये तीसरा सेक्टर है। पर एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं हमारी जनसंख्या के, वो उस हिसाब से एग्रीकल्चर का काफी इन्वॉल्वमेंट हमारी इकोनॉमी में है, और पॉलिटिक्स में तो है ही है। तो जब वो इकोनॉमी में है तो उसका इंपैक्ट कहाँ आता है? अगर मॉनसून नॉर्मल नहीं रहा तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे, पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स, ये सारी कंपनीज, फिर फर्टिलाइजर्स भी उसी में आ जाएंगी। उसके बाद उसका सेकेंडरी इंपैक्ट आएगा ट्रैक्टर कंपनीज पे, टू व्हीलर कंपनीज पे, क्योंकि इनकी काफी सारी सेल रूरल एरियाज में होती है। अलग अलग कंपनी की सेल 30 से लेकर 60% तक रूरल इकोनॉमी से आती है। फिर उसका और एक्सटेंडेड इंपैक्ट आएगा कंज्यूमर गुड्स कंपनीज पे। तो मुझे लगता है कि अगर मॉनसून नॉर्मल नहीं रहता है तो अभी जो एग्जिस्टिंग वीक कंजम्पशन का सिनेरियो चल रहा है, मुझे लगता है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और वो थोड़ा या शायद थोड़े से ज्यादा भी नेगेटिव बाजार के लिए रहे। जैसा मैंने कहा, इंडेक्स पे भले इंपैक्ट नहीं दिखे क्योंकि बहुत सारे दूसरे फैक्टर वर्क करेंगे। कैपिटल गुड सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, उसका मॉनसून का इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, तो वो हो सकता है मार्केट को सपोर्ट करते हुए रखे। ओके, ऑलराइट। तो ये सारे रैशनल्स हो सकते हैं जो इंडिया के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुंज, आज समय देने के लिए, सारे सवालों पर अपने व्यूज़ हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।